गांव में जब भी बारिश का मौसम आता तो चारों तरफ मिट्टी की सोने खुशबू फैल जाती थी। लेकिन इस मौसम में गांव वालों को एक और चीज का बेसब्री से इंतजार रहता था, सूरज के तीखे नूडल्स। सूरज गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाता था। रिमझिम बारिश के बीच जब कढ़ाई में नूडल्स छनछनाते तो उसकी खुशबू से ही लोगों की भूख जाग उठती थी। लेकिन सूरज के नूडल्स की सबसे खास बात थी उनका तीखापन। मनोहर काका, आज बारिश जरा तेज है, गर्मा गर्म तीखे नूडल्स की एक प्लेट लगा दूं? हाँ हाँ सूरज बेटे, एक प्लेट बना दो, लेकिन ध्यान रखना मिर्च जरा कम ही डालना, पिछली बार मेरी जीभ जल गई थी। काका, हमारे नूडल्स की पहचान ही ये तीखापन है। अगर मिर्च नहीं होगी तो फिर इस बारिश के मौसम में खाने का मजा ही क्या आएगा। सूरज ने नूडल्स तैयार करके मनोहर काका को दिए। मनोहर काका ने जैसे ही नूडल्स का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। सीसी, अरे बाप रे बाप, सूरज बहुत तीखा है भाई। काका, तीखा तो है पर स्वाद भी तो देखिए। स्वाद तो जबरदस्त है बेटे, इसीलिए तो हर बार मिर्च लगने के बावजूद तेरे पास दौड़ चले आते हैं। सूरज के ठेले पर हमेशा ऐसी ही भीड़ लगी रहती थी। गांव के लोग उसके तीखे नूडल्स के दीवाने थे। भले ही नूडल्स खाकर सबको मिर्ची लगती और सब पानी मांगते, लेकिन फिर भी सूरज का ठेला कभी खाली नहीं रहता था। तभी दोपहर जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तभी बगल के गांव से दो आदमी वहां पहुंचे। दोनों बहुत चालाक, लालची और कामचोर किस्म के इंसान थे। वे आसपास के गांव में सीधे साधे लोगों को ठगने और उनका सामान हड़पने के लिए बदनाम थे। जब उन्होंने देखा कि सूरज के ठेले पर बहुत भीड़ है, तो वे दोनों सूरज के ठेले के पास आकर खड़े हो गए। देख रहे हो करमू, इस ठेले पर कितनी भीड़ है। ये लड़का तो बारिश के मौसम में खूब नोट छाप रहा है। सही कह रहे हो धर्मू भैया, और जरा इन बेवकूफ लोगों को तो देखो, मिर्च के मारे रो रहे हैं फिर भी खाए जा रहे हैं। चलो आज जरा इस नूडल्स वाले की खबर लेते हैं, देखते हैं इसके नूडल्स में कितना दम है। जिसके बाद धर्मू आगे बढ़कर सूरज से बात करता है। अरे ओ नूडल्स वाले, 2 प्लेट नूडल्स ला जरा। देखते हैं फिर इस ठेले में ऐसा क्या खास है जो सब लोग यहाँ जमा है। अभी लीजिए भैया, हमारे नूडल्स बहुत तीखे और स्वादिष्ट होते हैं, आप खाकर देखिए। सूरज ने बड़ी चाव से दोनों के लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाए और उन्हें प्लेट थमा दी। धर्मू और कर्मू ने एक दूसरे की तरफ देखा और नूडल्स खाने लगे। अरे धर्मू भैया, ये क्या है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे हट, इसे तीखा कहते हैं क्या? ये तो एकदम फीका है, ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए सेवइयां खा रहे हो। गांव के लोग जरा सी मिर्च नहीं होने लगते। क्या बात कर रहे हैं भैया? मैंने तो इसमें अच्छी खासी लाल मिर्च डाली थी, बाकी सबको तो बहुत तीखा लग रहा है। अरे रहने दे भाई, तेरा नूडल्स बिल्कुल बेकार और बेस्वाद है। हमें तो इसमें जरा सी भी मिर्च नहीं लगी, तो किस बात का घमंड करता है? सही कहा भैया, बेकार में इस ठेले की इतनी तारीफ सुन रखी थी। चलो धर्मू भैया यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो टाइम खराब हो गया। धर्मू और कर्मू सूरज के नूडल्स का मजाक उड़ाकर और उसकी बेइज्जती करके वहां से चले गए। सूरज चुपचाप खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, क्योंकि उसने हमेशा अपने नूडल्स पूरी मेहनत और स्वाद के साथ बनाए थे। अगले दिन फिर बारिश हो रही थी और सूरज के ठेले पर गांव वाले नूडल्स का मजा ले रहे थे। तभी धर्मू और कर्मू फिर वहां पहुंचे। उन्होंने कल की तरह ही नूडल्स मंगवाए, खाए और सबके सामने सूरज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे ओ सूरज, तूने आज फिर वही फीके नूडल्स बना दिए। भाई अगर तुझसे फीका नहीं बनता तो मिर्च का नाम क्यों बदनाम करता है? सही कह रहे हो धर्मू भैया, गांव के सीधे साधे लोग थोड़ा सा फीका खाकर रोने लगते हैं तो इसे लगता है कि इसके नूडल्स में बहुत दम है। हमारे सामने तो ये नूडल्स पानी जैसा फीका है। भैया, मैं रोज इसी मिर्ची और मसाले से नूडल्स बनाता हूँ, पूरा गांव बड़ी चाव से खाता है। आप दोनों को ही हर बार फीका क्यों लगता है? क्योंकि तेरे नूडल्स में सच में कोई दम नहीं है, तू बस बातें बनाना चाहता है। अगर हिम्मत है तो ऐसा नूडल्स बनाकर दिखा जिसे खाकर हमें लगे कि हाँ ये तीखा है। लेकिन ये क्या बनाएगा धर्मू भैया, इसके बस की बात नहीं है। ये तो बस फीके नूडल्स बेचना जानता है।
सूरज लगातार 2-3 दिनों से अपनी मेहनत और हुनर की बेइज्जती सह रहा था। गांव वालों के सामने अपनी इस तरह थू-थू होते देख उसका सब्र टूट गया। बहुत हो गया भैया, अगर आपको लगता है कि मेरे नूडल्स फीके हैं तो कल आइए, कल मैं ऐसा तीखा नूडल्स बनाऊंगा कि आप भी मान जाएंगे। और अगर कल भी आपको मेरे नूडल्स तीखे नहीं लगे तो मैं इस गांव में ठेला लगाना छोड़ दूंगा। सिर्फ ठेला लगाना छोड़ेगा? नहीं नहीं, शर्त जरा बड़ी होनी चाहिए। अगर कल तेरे नूडल्स हमें तीखे नहीं लगे तो तू अपना ये ठेला और सारा सामान हमारे नाम कर देगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अगर कल आपको मिर्ची नहीं लगी तो ये ठेला आपका होगा। धर्मू और कर्मू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वे तो चाहते ही यही थे कि सूरज गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाए। वे दोनों वहां से हंसते हुए चले गए, जबकि सूरज चिंता और गुस्से के भंवर में फंस चुका था। शर्त का दिन आ पहुंचा। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। चौराहे पर गांव के कई लोग इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि आज सूरज और उन दो अजनबियों के बीच शर्त का फैसला होना है। सूरज ने आज खास तौर पर तेज लाल मिर्च पीसकर नूडल्स में मिलाई थी। लीजिए, आज मैंने इसमें सबसे तेज लाल मिर्च डाली है। अब खाकर बताइए कि ये तीखा है या नहीं। धर्मू और कर्मू ने नूडल्स उठाए और मुंह में ठूस लिए। नूडल्स देखिए साधारण इंसान की जीभ जल जाती, लेकिन धर्मू और कर्मू ने शर्त जीतने और ठेला हड़पने के लिए अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वे निडर होकर नूडल्स चबाते रहे। अरे धर्मू भैया, ये तो कल से भी ज्यादा फीका है। इसमें तो मिर्च का नामो निशान ही नहीं है। सही कहा धर्मू, सूरज तू तो शर्त हार गया। तेरा नूडल्स आज भी एकदम बेस्वाद और फीका है। गाँव वालों देख लो, ये शर्त हार चुका है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें इतनी मिर्च डाली थी। आप झूठ बोल रहे हैं। शर्त तो शर्त होती है सूरज। तूने कहा था कि अगर हमें तीखा नहीं लगा तो तू ठेला छोड़ देगा। अब अपनी जबान से मत मुकर, सामान समेट और ठेला हमारे हवाले कर। भारी मन और नम आंखों के साथ सूरज ने अपना ठेला धर्मू और कर्मू के हवाले कर दिया। धर्मू और कर्मू हंसते हुए ठेला लेकर चले गए। सूरज खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। बारिश के सुहावने मौसम में जहाँ उसकी कमाई सबसे अच्छी होती थी, अब उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं बचा था। सूरज भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। घर के आंगन में उसकी बूढ़ी माँ और उसका छोटा भाई थे। क्या हुआ सूरज बेटे, आज तू इतनी जल्दी घर आ गया? और तेरा ठेला कहाँ है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ भैया, रोज तो आप बारिश के मौसम में देर शाम तक ठेला लगाते थे। आज क्या बात हो गई? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बगल के गांव के दो चालाक आदमी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। वे रोज ठेले पर आकर मेरे नूडल्स को फीका बताते थे और मेरी बेइज्जती करते थे। तो फिर क्या हुआ बेटे? आज गुस्से में आकर मैंने उनसे शर्त लगा ली। मैंने कहा कि अगर उन्हें आज भी नूडल्स तीखे नहीं लगे तो मैं ठेला उनके नाम कर दूंगा। मैंने सबसे तेज मिर्च डाली थी माँ, लेकिन वे झूठे और लालची निकले। उन्होंने मिर्च लगने के बावजूद नाटक किया और मेरा पूरा ठेला और सामान हड़प कर ले गए। तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या सूरज? अपनी रोजी रोटी की चीज को कोई शर्त पर लगाता है क्या? जब तुझे पता था कि वे दोनों नियत के खोटे हैं तो तूने उनसे शर्त क्यों लगाई? अब इस बारिश के मौसम में हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैं उनके बहकावे में आ गया। सूरज की माँ पहले तो उस पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका बेटा अपनी गलती पर पछता रहा है, तो वे ठंडे दिमाग से सोचने लगी। वो जानती थी कि रोने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। उन चालाक आदमियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा सूरज, वे दोनों लालची हैं और चालाकी से तेरा काम छीन गए। लेकिन अब हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। मेरे पास इस परेशानी से निकलने की तरकीब है। कैसी तरकीब माँ? वे दोनों सोचते हैं कि वे बहुत होशियार हैं। अब हम उन्हीं की चाल से उन्हें हराएंगे। सूरज, तू अब कुछ दिन घर पर ही रहेगा और तेरा भाई चौराहे पर उसी जगह तीखे मोमोज का स्टॉल लगाएगा। माँ की योजना के मुताबिक अगले ही दिन सूरज के छोटे भाई ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी लकड़ी की टेबल लगाई। उसी जगह पर जहाँ पहले सूरज अपना ठेला लगाता था, अब उसका भाई गर्मा गर्म तीखे मोमोज बेचने लगा। रिमझिम बारिश के बीच मोमोज की भाप और तीखी
लाल चटनी की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म तीखे मोमोज खाओ। ऐसी तीखी लाल चटनी जो आपकी जीभ पर स्वाद का जायका ला दे। आओ गरम मोमोज खाओ। अरे बेटे, तू सूरज का भाई है ना? आज तूने यहाँ मोमोज का स्टॉल लगा दिया। सूरज कहाँ है? हाँ काका, सूरज भैया की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए आज से मैं यहाँ मोमोज बेचूंगा। आप एक प्लेट खाकर देखिए, एकदम तीखी लाल चटनी के साथ बनाए हैं। अरे वाह बेटे, मोमोज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लाल चटनी तो सूरज के नूडल्स से भी ज्यादा तीखी है। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से स्टॉल पर जुटने लगे। बारिश के सुहावने मौसम में गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी का मेल सबको बहुत पसंद आ रहा था। सूरज का भाई बहुत ईमानदारी से सबको मोमोज परोस रहा था, जिसके बाद थोड़ी ही देर में धर्मू और कर्मू दूर से उस लकड़ी की टेबल पर मोमोज बेचते आदमी को घूरते हुए दिखाई दिए। देख रहे हो कर्म, उस नूडल्स वाले को भगाया तो अब ये नया मोमोज वाला आकर बैठ गया। सही कह रहे हो धर्म भैया, लगता है इस जगह पे तीखा सामान बेचने का बहुत सवाल है लोगों पे। चल कर्म, आज इस मोमोज वाले की भी अकल ठिकाने लगाते हैं। इसका स्टॉल भी हड़पने का समय आ गया है। दोनों लालची आदमी अपनी पुरानी चाल चलने के लिए मुस्कुराते हुए स्टॉल की तरफ बढ़ने लगे। अरे ओ मोमोज वाले, सुना है तुम बड़ी तीखी चटनी बेच रहे हैं? जरा 2 प्लेट मोमोज लगा हमारे लिए। अभी लीजिए भैया, हमारे मोमोज और ये लाल चटनी बहुत ही तीखी और खास है, थोड़ा ध्यान से खाइएगा। अरे तू हमें मत सिखा कि कैसे खाना है। तेरे से पहले एक नूडल्स वाला भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता था, अब लापता है। तू भी जरा देख ले कि तेरा सामान हमारे लायक है भी या नहीं। सूरज के भाई ने प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज रखे और साथ में ढेर सारी लाल चटनी डालकर उन्हें थमा दी। धर्मू और कर्मू ने मोमोज चटनी में डुबोकर मुंह में डाले। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी पुरानी चाल चली और चेहरे पर जानबूझकर ऐसे भाव बनाए जैसे उन्हें कुछ महसूस ही न हुआ हो। ये क्या बनाया है तूने? इसे तो तीखी चटनी कहता है। ये तो बिल्कुल मिठास से भरी पानी जैसी चटनी है। सही कहा था भैया, लगता है इस गांव में किसी को असली तीखेपन का मतलब ही नहीं पता। मोमोज तो अच्छे हैं, लेकिन चटनी एकदम बेस्वाद और फीकी है। क्या बात कर रहे हैं भैया, गांव के बाकी लोग तो चटनी खाकर पानी मांग रहे हैं, आप दोनों को ही ये फीकी क्यों लग रही है? क्योंकि हम असली तीखा खाने वाले लोग हैं। तेरे बस की बात नहीं है ऐसी चटनी बनाना जो हमारी जीभ पर असर कर सके। बेकार में तुमने ये दुकान खोल रखी है। सूरज का भाई अंदर से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सब कुछ माँ की बनाई योजना के अनुसार ही हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर गुस्से और बेइज्जती के भाव दिखाए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले सूरज के चेहरे पर थे। अरे छोड़ो ना भैया, ये मोमोज वाला भी सिर्फ बातें बनाना जानता है। इसके पास भी कोई दम नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। रुकिए आप दोनों, आप मेरी मेहनत और मेरी चटनी का इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर आपको लगता है कि मेरी चटनी फीकी है तो कल आकर देखिए। कल आकर क्या देखे भाई, कल भी तू यही फीकी चटनी खिलाएगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो लगा ले शर्त। कैसी शर्त? वही शर्त जो उस नूडल्स वाले ने लगाई थी। अगर कल तूने ऐसी तीखी चटनी बनाकर खिला दी जिसे खाकर हम मान जाए तो हम तुझे इनाम देंगे। लेकिन अगर कल भी तेरी चटनी हमें फीकी लगी तो तुझे अपनी लकड़ी की टेबल, मोमोज का स्टॉल और सारा सामान हमारे नाम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कल आप इसी समय यहाँ आइए। अगर आप दोनों मेरी तीखी चटनी वाले मोमोज बिना सीसी किए खा गए और आपको तीखी नहीं लगी तो ये स्टॉल आपका हुआ। ये हुई ना बात। कल तैयार रहना छोटे, कल से ये स्टॉल हमारा होगा। धर्मू और कर्मू खुशी खुशी वहां से चले गए। वे सोच रहे थे कि गांव के लोग कितने बेवकूफ हैं जो बार बार उनकी चाल में आ जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार पासा पलट चुका था। सूरज का भाई सीधा अपने घर पहुंचा और माँ को पूरी बात बताई। माँ के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शर्त तय हो चुकी थी और गांव के चौराहे पर फिर से वही चर्चा छिड़ गई थी। गांव वाले सूरज के भाई के लिए चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी अपने भाई सूरज की तरह ही इन दो चालबाजों के धोखे का शिकार बन जाएगा। माँ,
मैंने लाल मिर्च, टमाटर और सारे मसाले डालकर चटनी तो बहुत तीखी बना ली है, लेकिन मुझे डर है कि वे दोनों लालची कल की तरह इस बार भी दर्द छुपा लेंगे और कहेंगे कि चटनी फीकी है। हाँ मामा, मेरी नूडल्स में भी कम मिर्च नहीं थी, पर वे शर्त जीतने के लिए चुपचाप खा गए। अगर आज भी उन्होंने ऐसा ही नाटक किया तो हमारा ये स्टॉल भी चला जाएगा। तुम दोनों फिक्र मत करो, उन नियत के खोटों का इलाज मेरे पास है। वे तीखेपन से नहीं बल्कि अपनी मक्कारी से शर्त जीतते हैं। लेकिन आज जो चीज मैं चटनी में मिलाऊंगी उसके आगे कोई नाटक काम नहीं आएगा। ये कहकर माँ अपने कमरे के अंदर गई और अंदर से एक छोटी सी पुड़िया लिए बाहर आती है। उफ, माँ, ये कैसी पुड़िया है? इसमें से तो दूर से ही इतनी तेज गंध आ रही है। ये वो खास लाल मिर्च है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसका एक चुटकी पाउडर भी अगर जीभ पर लग जाए तो इंसान केवल सी सी ही करने लगता है। कोई कितना भी बड़ा नाटकबाज क्यों ना हो, इस मिर्च का असर छुपाना नामुमकिन है। माँ, लेकिन आप ये पुड़िया अभी चटनी में क्यों नहीं मिला रही है? नहीं बेटे, अभी नहीं। अगर अभी मिला दी तो रास्ते में ही चटनी की गंध फैल जाएगी। जब तुम चौराहे पर पहुंच जाओगे और वे दोनों शर्त लगाने तुम्हारे स्टॉल पर आएंगे, ठीक उससे पहले तुम ये मिर्च उस लाल चटनी में मिला देना। माँ ने वो लाल मिर्च की पुड़िया अपने छोटे बेटे के हाथ में थमा दी। दोपहर ढलते ही चौराहे पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। सूरज का भाई अपनी लकड़ी की टेबल पर मोमोज का बर्तन सजा चुका था। तभी धर्मू और कर्मू वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर ये घमंड साफ दिख रहा था कि आज वे इस स्टॉल के भी मालिक बन जाएंगे। क्यों भाई मोमोज वाले, सामान समेटने की तैयारी कर ली या अभी शर्त हारने का इंतजार कर रहा है? शांति से भैया, शर्त अभी शुरू नहीं हुई है भैया। आप बैठिए, मैं आपके लिए विशेष तीखी चटनी वाले मोमोज लगाता हूँ। सूरज के भाई ने तुरंत जेब से माँ की दी हुई वो लाल मिर्च की पुड़िया निकाली और चुपके से उस लाल चटनी के बर्तन में पूरी पुड़िया उड़ेल दी। सूरज के भाई ने 2 प्लेटों में मोमोज रखे और उन पर वो लाल चटनी डालकर धर्मू और कर्मू के सामने रख दी। धर्मू भैया, आज भी चुपचाप खा जाना है, चाहे जितना भी तीखा हो, मुंह से आवाज नहीं निकालनी है। आज ये स्टॉल भी हमारा है। धर्मू और कर्मू ने जैसे ही उस लाल चटनी में डूबा पहला मोमो उठाकर अपने मुंह में डाला, उनका पूरा शरीर कांप उठा। उस खास लाल मिर्च ने मुंह में जाते ही ऐसा धमाका किया कि उनके कानों से धुआं निकलने लगा। शर्त जीतने के लिए दर्द छुपाने की उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पानी, कोई पानी दो, जीभ जल गई। दोनों लालची आदमी चौराहे पर कूदने लगे। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। धर्मू और कर्मू शर्त पूरी तरह से हार चुके थे। मोमोज वाले, पानी दे दे भाई, बहुत तेज मिर्ची लगी है मुंह में। पानी मिलेगा भैया, लेकिन पहले ये बताइए कि आपको मोमोज तीखे लगे या फीके? शर्त कौन जीता? जीता भाई, जीता, हमें माफ कर दे। बहुत तीखी चटनी है, ऐसी मिर्ची हमने पूरी जिंदगी में नहीं खाई। पहले पानी दे दे। धर्मू और कर्मू की शर्त हारते ही भीड़ में से सूरज और उसकी बूढ़ी माँ बाहर निकलकर सामने आई। क्यों धर्मू भैया, आज आपकी जीभ को तीखेपन का एहसास हो गया? मेरे नूडल्स भी तीखे थे, लेकिन आप दोनों लालच में आकर रोज झूठी बेइज्जती करते थे ताकि मेरा ठेला हड़प सकूं। तुम दोनों बगल के गांव में भोले भाले लोगों को इसी तरह चलते आए हो। दूसरों की मेहनत की कमाई पर डाका डालना ही तुम्हारा काम बन गया था। आज तुम्हारी चालाकी तुम्हारी ही जीभ पर भारी पड़ गई। भाई, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में अंधे हुए थे। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो पाप तुम दोनों ने किया है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम सब कुछ लौटा देंगे। सूरज भाई, तेरा नूडल्स का ठेला, बर्तन और सामान सब सुरक्षित है। हम अभी जाकर तेरा ठेला वापस लाते हैं। धर्मू और कर्मू दोनों ने कसम खाई कि वे आगे से कभी किसी को चूना नहीं लगाएंगे। दोनों तुरंत भाग कर गए और सूरज का नूडल्स का ठेला पूरी इज्जत के साथ चौराहे पर वापस लेकर आए। सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि आसपास के जिन जिन लोगों को उन्होंने धोखे से ठगा था, उन सभी का सामान और नुकसान उन्होंने लौटा दिया। माँ, आज आपकी वजह से मुझे मेरा ठेला वापस मिल गया। अगर आप सही समय पर ये तरकीब ना लगाती तो मैं तो हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाता। हाँ
हाँ माँ, आपकी योजना ने उन चालबाजों की सारी होशियारी निकाल दी। सूरज का ठेला फिर से सज गया। रिमझिम बारिश के बीच सूरज ने कढ़ाई चढ़ाई और फिर से तीखे नूडल्स बनाने शुरू कर दिए। गांव के लोग फिर से उसके ठेले के आसपास जमा हो गए और खुशी का माहौल बन गया। लेकिन सूरज के मन में एक बात अब भी घूम रही थी। माँ, सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई। उस बुढ़िया वाली लाल मिर्च में ऐसा क्या खास था? वो इतनी तेज और तीखी लाल मिर्च आप कहाँ से लाई थी? मैंने तो अपने पूरे जीवन में वैसी मिर्च कभी नहीं देखी। अरे बेटा, वो कोई चमत्कारी मिर्च नहीं थी। वो तो हमारे अपने खेतों की सूखी हुई लाल मिर्च थी, जिसे मैंने फुकट में ही पीसा था। क्या? सिर्फ साधारण लाल मिर्च? तो फिर तुम दोनों का ऐसा हाल कैसे हुआ? असली जादू मिर्च में नहीं, बल्कि उनके अपने मन के डर और अत्यधिक मात्रा में थी। पिछली बार वे मानसिक रूप से तैयार थे कि दर्द सहना है और मुंह बंद रखना है, लेकिन इस बार मैंने चटनी में मिर्च की मात्रा 5 गुना बढ़ा दी थी और उसमें थोड़ा सा सौंठ और काली मिर्च का गरम मसाला मिला दिया था। जब बिना तैयारी के इतना तीखा मुंह में गया तो उनका सारा नाटक बिगड़ गया। माँ, आपने तो मिर्च के साथ साथ दिमाग का ऐसा तड़का लगाया कि मैं अपनी चाल में खुद ही फंस गई। माँ की इस समझदारी पर सूरज और उसका भाई जोर जोर से हंस पड़े। गांव के लोग एक बार फिर से बारिश के सुहावने मौसम में सूरज के तीखे नूडल्स का मजा लेने लगे। सूरज ने सीख लिया था कि गुस्से में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।